नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। इजराइल हमास के बीच युद्ध जारी है। भारत सहित पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हैं। हालांकि भारत में कई ऐसे नेता हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। इन नेताओं में नेता असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है और भी नेता इसकी लिस्ट में हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमला बोल कर रही हैं, लेकिन इजराइल हमास संघर्ष के बीच कांग्रेस कार्य समिति ने फिलिस्तीन के लोगों की भूमि, स्वशासन और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही दोनों पक्षों के बीच तत्काल युद्ध विराम और सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत का आह्वान किया है। 4 घंटे चली बैठक में पारित प्रस्ताव में कार्य समिति ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध पर अपनी निराशा और पीड़ा व्यक्त करते हैं, जहां पिछले 2 दिनों में 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं और अब ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि उनकी पार्टी का हमेशा ये मानना रहा है कि फिलिस्तीन के लोगों की वैध आकांक्षाएं वार्ता के माध्यम से अवश्य से पूरी करनी चाहिए और वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित इजरायल चिंताओं का भी समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कांग्रेस द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के भूमि, स्वशासन और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों का समर्थन किए जाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। यहां पर एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूछा है कि कांग्रेस देश और उसके नागरिकों की रक्षा कैसे करेगी जब वह खुले तौर पर हिंसा के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस फिर से आतंकी संगठनों और आतंकवाद का समर्थन कर रही है, जबकि निर्दोष नागरिक गोलियों से अपनी जान गंवा रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी। सूरज पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। सूरज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, ये इस तरीके भारत में अगर हम इसका प्रारूप देखें तो यहाँ भारत में भी 2 गुट बन चुके हैं। एक फिलिस्तीन का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, एक इजराइल का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त भारत का क्या एक्शन होना चाहिए? क्या भारत को 2 गुटों में बंटना चाहिए या फिर एकता दिखाते हुए यहाँ पर सच का साथ देते हुए नजर आना चाहिए? देखिए स्नेहा, सबसे पहले इस मामले को समझना होगा कि भारत किसके साथ है जी, और भारत जिसके साथ है उसके साथ क्यों है। आज भारत की जिन भी देशों के साथ संबंध हैं, जिन देशों से हम व्यावसायिक संधि कर रहे हैं या व्यापारिक संबंध बना रहे हैं, स्वाभाविक बात है कि केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। आज जिस भी देश में प्रधानमंत्री जाते हैं वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत का चेहरा होते हैं। ऐसी स्थिति में जहां इजराइल और फिलिस्तीन की बात की जा रही है, उस स्थिति में सबसे पहले हमें समझना चाहिए कांग्रेस की ओर से जो बात सामने आ रही है फिलिस्तीन के समर्थन करने की, और कांग्रेस की ओर से एक वीडियो जारी किया जा रहा है जो 1977 का है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो वीडियो है वो कांग्रेस प्रचारित कर रही है और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, दरअसल वो जो वीडियो है वो एक विजय रैली का है और उस रैली में अटल बिहारी वाजपेयी संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीन के जिस हिस्से पर कब्जा कर रखा उसे छोड़ना होगा। ये उस समय की बात थी लेकिन 1947 की हम बात करें तो 1947 में भारत आजाद हुआ और फिलिस्तीन के बंटवारे के खिलाफ खड़ा था उस समय भारत। लेकिन 1970 के दशक में स्थितियां बदली और हम बात करें कि 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता दी। उसके पहले भारत उसे देश नहीं मानता था। हालांकि बहुत लंबे समय 1992 तक भारत के इजराइल से ना तो कूटनीतिक संबंध रहे हैं ना व्यावसायिक संबंध रहे हैं और उसके बाद जब संबंध बदले हैं, मैं बात कर रहा हूं 1992 की, उसके बाद में स्थितियां परिवर्तित हुई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं क्योंकि वर्तमान में इजराइल पर हमला किया गया, पहले फिलिस्तीन के द्वारा। हमास जो आतंकी संगठन है जिसे कई देशों में आतंकी संगठन की मान्यता दे दी गई है, उसके द्वारा जब इजराइल पर हमला किया गया, भारत की ओर से, मतलब भारत के प्रधानमंत्री की ओर से जो प्रतिक्रिया आई वो इजराइल के साथ खड़े हैं और वहां एक बात साफ हो जाती है। लेकिन जयराम रमेश, कांग्रेस नेता का जो बयान सामने आता है, उसके बाद में उस बयान में वो कह रहे हैं कि इजराइल की खिलाफत करते हुए और फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि कांग्रेस ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है और ये वर्तमान की बात नहीं है, उसके पहले की भी बात है, क्योंकि इजराइल की आलोचना यदि कांग्रेस कर रही है तो उसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। लेकिन जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो, वहां वर्तमान में कांग्रेस है, वर्तमान में भाजपा है, यहां भारत की बात होती है, पार्टी की बात नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज यदि इजराइल भारत की ओर अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये महायुद्ध में परिवर्तित हो सकता है जी हाँ। और तीसरी डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है जो इजराइल ने दी थी गाजा पट्टी को खाली करने की। अब इसके बाद यदि स्थितियां बनती, कुछ देश जो हैं वो इजराइल के समर्थन में हैं और उन देशों के साथ भारत की मित्रता है जी। आज कहते हैं ना कि दोस्त का दोस्त नहीं, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त जो होता है वो भी दोस्त होता है। लेकिन क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो सकता है, यहाँ ये जो बात आ रही है कि वो देश जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वो भारत के मित्र देश हैं, ठीक है, तो हम उनके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? ठीक है। सूरज पाठक जी, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश से राम पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। साथ ही कौशल कांत मिश्रा, मीडिया पैनलिस्ट, जुड़ चुके हैं। बीजेपी से राम बहादुर सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ देश न्यूज पर। और उसी के साथ मैं सबसे पहले राम पांडे जी आपके पास आना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है, हम फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर यहाँ पे बात कर रहे हैं, दो गुटों में भारत देश बट चुका है इस मुद्दे को लेकर। एक फिलिस्तीन का सपोर्ट करते नजर आ रहा है तो एक इजराइल का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस जंग में, या हम इसको वॉर कहें तो इस वॉर में भारत को अलग अलग गुटों में बंटना चाहिए, या फिर यहाँ पर जो सही दिख रहा है, जो वास्तव में सच है, सच्चाई है, उसके साथ जाना चाहिए? सच्चाई के साथ जाना चाहिए, सच्चाई के साथ हमेशा रहना चाहिए जी। तो आपको क्या लगता है दोगलापन नहीं होना चाहिए? सच क्या है राम पांडे जी? सच जानना चाहती हूँ मैं आपसे। सच ये है कि विदेश नीति को समझने के लिए दिमाग की जरूरत है जी। किसी देश से हमारा पुराना रिश्ता क्या रहा है, वर्तमान क्या है जी, आगे क्या रहेगा, हमारा उस देश के साथ कैसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है जी, हम उस देश में कौन सी आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना चाहते हैं, हम उस देश के बारे में पहले हमने क्या कहा है जी। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जनता को पता ही नहीं है कि विदेश मंत्री कौन है। हमारे देश की जनता ये समझती है विदेश मंत्री तो गौतम अडानी है जी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ यात्रा वही करते हैं। तो विदेश मंत्रालय कह रहा है अलग बात, प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं अलग, तो पूरी जो केंद्र सरकार है वो कंफ्यूज है। प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं इजराइल के समर्थन में, विदेश मंत्रालय कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री फिलिस्तीन गए जी, उनके पहले भारत का कोई भी प्रधानमंत्री फिलिस्तीन नहीं गया। गले मिले ढंग से, कहा हमारा भारत का अटूट समर्थन फिलिस्तीन के साथ है जी। 25 बिलियन डॉलर की मदद की। फिलिस्तीन ने अपना सर्वोच्च जो सम्मान होता है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया। यदि वो आतंकवादी देश है तो उसका सर्वोच्च सम्मान क्या होगा, और आपने क्यों लिया? उसके बाद प्रधानमंत्री उन देशों की यात्रा करते हैं जो देश आतंकवाद जो फैला रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद करते हैं। प्रधानमंत्री अडानी जी को लेकर वहां पहुंचते हैं। तो हमारी जो विदेश नीति है स्पष्ट होनी चाहिए। हम इजराइल के साथ हैं तो है, फिलिस्तीन के साथ है तो है, यदि हमारा फायदा तटस्थ रहने में तो ठीक है। अब हम हिंदुस्तान से फिलिस्तीन तक आर्थिक गलियारा बना रहे हैं, अब हम इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, तो फिलिस्तीन तो अपने देश में आर्थिक गलियारा नहीं बनने देगा, आपकी आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगे। अभी हम फिलिस्तीन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, काफी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, काफी एक्सपोर्ट करते हैं, सारी बंद हो जाएंगे। आपको इजराइल का साथ देना है तो स्पष्ट है और इजराइल की मदद करें, वहां सेना भेजें, आर्थिक मदद करें, मुंह चलाने से मदद नहीं करें। इजराइल के साथ एक पैसे की इजराइल की मदद देखी, एयरफोर्स हमारी नहीं गई, आर्मी कहा नहीं,
हम मुंह चला रहे हैं इजराइल के साथ है, बिल्कुल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बातें करने से चुनावी फायदा होता है। जितना आतंकवाद बढ़ेगा, जितने दंगे होंगे, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है देश और दुनिया में आतंकवाद और दंगे बढ़ते रहें, जिससे इनका वोट बैंक बढ़ता रहे। ये अपने वोट के लिए कितना बड़ा कत्लेआम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं कौशल कांत मिश्रा जी के पास आना चाहूंगी। कौशल कांत मिश्रा जी, यहाँ पर राम पांडे जी का कहना है कि मोदी जी ऐसे देशों में जा रहे हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं, इससे इनको चुनावी प्रॉफिट होता है। अगर सपोर्ट करना है तो इजराइल का खुले तौर पर सपोर्ट करें। फिलिस्तीन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो फिलिस्तीन का सपोर्ट, जैसे कांग्रेस सपोर्ट कर रही है फिलिस्तीन का, ऐसा राम पांडे जी का कहना है कि अगर सपोर्ट करना है इजराइल का तो अच्छे से करें और खुले मंच से करें, सिर्फ बयानबाजी देने से नहीं होता है। क्या कहेंगे आप इस पर? स्नेहा जी, इंटरनेशनल पावर्स को अगर देखा जाए, सभी लोग तो अभी जबान से ही समर्थन कर रहे हैं। समर्थन इसी तरह से होता है। आप ये बताइए, अमेरिका के अलावा कौन से देश ऐसे हैं जो इजराइल की धरती पे जाके इजराइल का समर्थन कर रहे हैं? बात यह है कि ये डिप्लोमेसी है। अभी मेरे मित्र डिप्लोमेसी समझाने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री का जो स्टैंड है जी, वो भारत का स्टैंड है। उसमें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अलग हो सकता है। भारत का स्टैंड वही है जो प्रधानमंत्री का स्टैंड है। और मेरे मित्र अभी बार बार कह रहे थे, अडानी की बात कर रहे थे। अभी इनसे पूछना चाहूंगा स्नेहा जी, केरल में देश का पहला एक पोर्ट खुल रहा है जो समुद्र जल के नीचे बनेगा, और अडानी बना रहे हैं। और उसके लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो उनकी वजह से बन रहा है, और वहां के चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी कह रहे हैं उनकी वजह से बन रहा है। तो पहले ये आपस में डिसाइड कर लें अडानी के बारे में इनकी सोच क्या है। वो खैर इशू आज नहीं है। अब ये बताइए, भारत की तरफ से कब ये कहा गया कि फिलिस्तीन के खिलाफ है? हमने कहा, और देश का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि टेरर जहां पर भी होगा, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फिलिस्तीन की सरकार भी ये नहीं कह रही है कि हमास टेररिस्ट नहीं है। उनके और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से कोई भी देश जो डेवलप हो रहा है वो उसका समर्थन नहीं कर रहा, एक्सेप्ट कि कुछ इस्लामिक कंट्री हैं जो धर्म के नाम पर उनका समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए जिस तरीके से ईरान और रशिया और चाइना का जो लिंक बन रहा है, ये तीन देश एक साथ हो सकते हैं। लेकिन बाकी सारे देश एक्सेप्ट जो इस्लामिक नहीं है, वो सब आज इजराइल के साथ खड़े हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से टेररिज्म की घटना हुई, घुस करके जिस तरीके से दरिंदगी की गई जी, आज तक वीडियो आ रहे हैं। और ये वही दरिंदगी है जो मुंबई की सड़कों पे कसाब ने किया था जी, जो ट्विन टावर अमेरिका में उड़े थे, ये वही वाली दरिंदगी है। और ये वही कांग्रेस है जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद आर्मी गई थी, प्रधानमंत्री से कहा था, उस समय मनमोहन सिंह जी थे जी, कि हमें कुछ करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। तो कांग्रेस का वक्तव्य आता है, जो उनके बीच में बात होती है कि अगर हम इस समय पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो हमारे देश के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अगर जो अपने देश के मुसलमानों को, नागरिकों को हिंदुस्तानी नहीं मानता, पाकिस्तानी नहीं मानता, पाकिस्तानी मान रहा है, इसी वजह से तो कांग्रेस ने मना किया था। और ये तो खुलासा पब्लिकली है, ठीक है, पब्लिश्ड है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस टेररिज्म के साथ है या देश के साथ है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। राम पांडे जी, मैं इसका जवाब लेने आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं राम बहादुर सिंह जी आपके पास आना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ क्या लगता है आपको, जैसे कि अभी आपने कौशल जी की बात सुनी और राम पांडे जी की बात सुनी, आपको क्या लगता है किस तरीके से भारत पेश आ रहा है और क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी और अभी क्या चल रहा है भारत के अंदर? भारत देश के प्रधान हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहे, आतंकवाद का दंड देना है। आप इसराइल को इतना आतंकवादी होता है कि हमारे तो
कांग्रेस को राम बहादुर जी, आपकी आवाज क्लियर पहुंच नहीं पा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर आप ईयरफोन्स लगा लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, उससे बेहतर आवाज पहुंच पाएगी। तब तक मैम राम पांडे जी के पास आते हैं। राम पांडे जी, सबसे पहले कौशलकांत जी के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस इसलिए सपोर्ट कर रही है कि भारत के मुसलमान जो है वो नाराज हो जाएंगे, यही रणनीति रहती है कांग्रेस की। और भी उन्होंने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं केरल को लेकर कि राहुल गांधी कंफ्यूज है, वहां के सीएम कंफ्यूज हैं, किसकी वजह से बन रहा है, इसको लेकर मैं आपके जवाब चाहती हूँ। ये बीजेपी की रणनीति है। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बॉम्बे अटैक हुआ, यहाँ अटैक हुआ, वहां अटैक हुआ, हजारों लोग मर गए, सैकड़ों मर गए जी। पाकिस्तान ने आतंकवाद को सपोर्ट किया और उन आतंकवादियों ने कई बार हमारे देश पर हमला किया जी। संसद पर भी हमला किया। पठानकोट हमले में भी काफी लोग मारे गए थे, उरी हमले में भी मारे गए थे। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही तब भी सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो जब पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी भेजता है, हमारे देश के नागरिकों को मारता है, तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान जाती है धन्यवाद देने वहां के प्रधानमंत्री को। पहले अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, पाकिस्तान गए थे, आप भारत में आतंकवाद भेजते हो, हमारे हिंदुस्तान के लोगों की हत्या करवाते हो, आप बहुत अच्छा करते हो। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी गए थे, उन्होंने तो देश के टुकड़े के जो जिन्ना जिम्मेदार थे उनकी मजार पर जाकर धन्यवाद दिया कि आपने भारत के हजारों लाखों लोगों का जो कत्लेआम करवाया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपको चादर चढ़ाई जाती है। उसके बाद फिर विश्व गुरु जाते हैं और वो तो पूरी ताकत से नवाज शरीफ के गले मिलते हैं कि भाई तूने तो मजा बांध दिया, हमारे देश में कत्लेआम मचा दिया, तूने जो हमारे देश के नागरिकों का कत्ल किया है, हिंदुओं का कत्ल किया है, तू धन्यवाद का पात्र है। तो ये लोग तो धन्यवाद देने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। अरब देशों ने कहा कि आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को हटाओ, जो देश आतंकवाद को मदद करते हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने वो आतंकवाद को मदद करने वाले देशों के कहने पर इन्होंने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को हटा दिया। तो ये लोग तो सरेआम खुलेआम आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं और उसके बाद कहते हैं नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान में डंका। तो इस तरह से अब बात आ जाती है इजराइल और फिलिस्तीन की। भैया घर में नहीं है दाने अम्मा चली बुनाने, पहले मणिपुर को तो संभाल लो। भाई मणिपुर में हमारे देश की हिंदू महिलाएं नग्न घुमाई जा रही हैं, वहां नरेंद्र मोदी एक बार भी नहीं गए। बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन की, पहले मणिपुर को तो संभाल लो जहां 6 महीने से कत्लेआम मचा हुआ है, हजारों हिंदू मर चुके हैं, हजारों देश के नागरिक मर चुके हैं, उनकी चिंता नहीं है। संसद में बैठा सांसद हमारी हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ बलात्कार करता है, वहां भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है। चिंता है फिलिस्तीन इजराइल की। हमारे देश के नागरिक मर रहे हैं, आतंकवाद से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, मणिपुर में मर रहे हैं, वो संभाला नहीं जाता है। आप इजराइल सेना भेजेंगे, इजराइल की आर्थिक मदद करेंगे। इसका जवाब हम लेते हैं। और लेकिन उसके पहले मैं अपने एडिटर इन चीफ सूरज पाठक जी के पास जाना चाहूंगी और उनसे प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ। सूरज जी, जिस तरीके से यहाँ पर राम पांडे जी ने कहा कि पहले अपने भारत देश को देखना चाहिए, मणिपुर में हिंसा हो रही है, उसके बाद हम भारत देश के बाहर जाके और वहां के लोगों को संभालें, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए स्नेहा, अभी बात आई मुसलमानों की। दरअसल ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा है ये पूरा मुसलमानों पर केंद्रित है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुस्लिम समुदाय की भावनाओं से जोड़कर इस मुद्दे को देखा जाता है। पूरी दुनिया में मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों के बीच पश्चिमी दीवार को लेकर जो विवाद है, और यह विवाद है अल अक्सा मस्जिद से जुड़ा हुआ। ये अल अक्सा मस्जिद का ही पूरा विवाद है और इस विवाद में भारत के मुसलमानों की भावनाएं आहत ना हो, क्योंकि उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और कोई भी पार्टी हो, हालांकि आज स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, इसके पहले की हमने बात करें, इसके पहले कोई भी पार्टी हो तो खुलकर ना तो इजराइल का विरोध कर पा रही थी ना फिलिस्तीन का विरोध कर पा रही थी। कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के समर्थन में भारत की सरकारें खड़ी रही हैं पहले, लेकिन वर्तमान में यदि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत इजराइल के साथ है, मतलब ये बात आई कि क्योंकि पहले ये चीजें देखी जाती थी कि मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि भारत में भी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो ये चीजें इससे यदि हम इस सिनेरियो से जोड़ें, यदि राजनीतिक चश्मे से इस बात को देखें,
कि एक तरफ जहां एक राजनीतिक दल भारत के मुसलमानों की भावनाएं अल-अक्सा मस्जिद से जुड़ी हुई हैं, इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि भारत के मुसलमानों की भावनाएं चूंकि वहां से जुड़ी हुई हैं तो वो हमारा वोट बैंक तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ एक राजनीतिक पार्टी, दूसरी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का है कि हिंदुओं की भावनाएं आहत ना हो जाए। यदि हम मुसलमानों का पक्ष लेंगे तो मुस्लिम पक्ष में चले जाएंगे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। जैसे बात आई विदेश नीति की, कि विदेश नीति की स्पष्टता क्या है। विदेश नीति, क्योंकि यदि हम व्यावसायिक संबंधों की बात करें तो व्यावसायिक संबंध, जैसा कि मैंने बताया कि 1992 से पहले इजराइल के साथ भारत के कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रहे हैं और ना ही किसी तरह के कोई कूटनीतिक संबंध रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जैसे भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं इजराइल, वहां उनका स्वागत किया जाता है, वहां दो देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होती है और उसके बाद में चीजें बदल जाती हैं। तो यहां हम इन चीजों को हिंदू या मुसलमान वोट बैंक से जोड़ के ना देखें, क्योंकि हर स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक दल हैं तो वो मतदाताओं के हिसाब से देखेंगे कि हमें वर्ग विशेष के वोट चाहिए है, हम वर्ग विशेष का भला कर रहे हैं, हम वर्ग विशेष के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ देखनी होंगी। जी स्नेहा। ठीक है। मैं आऊंगी यहाँ पर कौशलकांत मिश्रा जी के पास। कौशलकांत मिश्रा जी, जैसे कि राम पांडे जी ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री को मणिपुर के हिंसा के बारे में सोचना चाहिए, वहां नहीं गए पीएम मोदी, और बाहर विदेश की जो स्थिति बनी हुई है, बाहरी जो घमासान मचा हुआ है उसको देख रहे, पहले अपने घर में देखें कि अपने घर में क्या हो रहा है। इसका जवाब मैं चाहूंगी। और दूसरा मैं ये चाहूंगी कि जब ये इंटरनेशनल इतना बड़ा मुद्दा है, इसमें अगर जो राजनीतिक पार्टी अगर वोट बैंक इसमें भी अगर खींचने की कोशिश कर रही है तो इससे बुरा फिर कुछ नहीं हो सकता है। कौशलकांत जी। स्नेहा जी, मैं अपने मित्र को सुन रहा था। अगर देखा जाए तो देश के विभाजन का सबसे बड़ा श्रेय जाता है नेहरू जी को। अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बन जाते तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे तो कांग्रेस ने हमेशा से सत्ता चामची है और अब सत्ता में नहीं है। और उसने हमेशा से क्या किया है, हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमानों को जोड़ो और राज करो, यही इनकी पॉलिसी रही है। और जहां तक रही, अभी मेरे मित्र कह रहे थे मणिपुर की बात, मणिपुर के बारे में स्नेहा जी बता दें, जब देश आजाद हुआ था तो जब तक कांग्रेस का शासन था, नेहरू जी के जमाने में एक समझौता हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट में कोई भी साधु नहीं जाएगा, कोई भी हिंदुओं का प्रचार करने के लिए पुजारी नहीं जाएगा, केवल वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी जाएंगे। ये तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, देखा जा सकता है। तो इन्होंने जो बोया है उसको काटने का काम तो हम ही कर रहे हैं। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में कौन सा प्रधानमंत्री गया, कितनी बार नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान दिया गया। जब से मोदी जी आए हैं लुक ईस्ट की पॉलिसी चालू हुई है। आप देखिए जगह जगह हर बॉर्डर एरिया में सड़क जा रही है, रेल जा रहा है, हवाई जहाज जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं। और जिस तरीके से इनका जो एक तरीके से कहें कि वोट बैंक को साधने के लिए एक पर्टिकुलर हमेशा रिलीजन या जाति या उसकी पॉलिटिक्स करते रहे हैं, और आज मोदी जी कर रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की प्रति और सबके विकास की बात कर रहे हैं। और जहां तक रही फिलिस्तीन और इजराइल की बात, यही जवाहरलाल नेहरू थे जब 62 का वार हुआ था। इजराइल ने इंडिया की मदद करने के लिए सामान भेजने की कोशिश की, तो जवाहरलाल ने कहा था कि आपके हवाई जहाज पर इजराइल का चिन्ह नहीं होना चाहिए, झंडा नहीं होना चाहिए। इजराइल ने मना कर दिया था। बिल्कुल। फिर 4 दिन बाद फिर उन्होंने झंडे के साथ बुला लिया। तो ये जो दोगलापन है कांग्रेस का, ये इसी से समझ में आता है। ठीक है। भारत हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ रहा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा टेररिज्म के खिलाफ रही है। वो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास के साथ इस मंत्र पे चलते हुए देश को आगे ले जा रही है। और कांग्रेस भारत में जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद की स्तंभ है और वही कर रही है। ठीक है। राम पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी, और इससे पहले मैं राम बहादुर सिंह जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि अभी आवाज आपकी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। राम बहादुर सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, राम बहादुर सिंह जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस वक्त इतना बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है, अगर यहाँ पर भारत में
वोट को खींचने की, वोट अट्रैक्ट करने की अगर इस पे भी राजनीति की जा रही है तो फिर इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी आधार कम तरीके देश के कई प्रतिशत है हमारे राम बहादुर जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है। मैं चाहूंगी अपनी नेटवर्क एरिया में थोड़ा सा आप जाएंगे तो सही रहेगा। राम पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहती हूँ कि जैसा कौशलकांत मिश्रा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा आतंकवाद का विरोध करती नजर आती है, हमेशा विरोध में ही रहती है आतंकवाद के। साथ ही कौशलकांत मिश्रा जी का ये भी कहना है कि कांग्रेस की ये रणनीति है कि यहाँ पर हिंदुओं को जातिगत तौर पर बंटवारा करना और मुसलमानों को जोड़े रखना, ये कांग्रेस की नीति है। क्या कहेंगे आप इस पे? जी, मुझसे सवाल है? जी जी, राम पांडे जी, आपसे सवाल। जी जी जी, नेट काम नहीं कर रहा था, आप सवाल दोबारा पूछिए। जी राम पांडे जी, मैं जानना चाहूंगी, जैसा कि कौशलकांत मिश्रा जी का कहना है कि कांग्रेस की रणनीति है ये कि हिंदुओं को जातिगत तौर पर उनका बंटवारा कर देना और वहीं मुसलमानों को एक साथ रखना, ये कांग्रेस की रणनीति है। क्या कहेंगे आप इस पे? अच्छा, अब इसमें जातिगत जनगणना भी आ गई। कांग्रेस की तो एक ही रणनीति है, सबको न्याय मिले, सबको सम्मान मिले, सबको अधिकार मिले, देश में तानाशाही नहीं हो जी, एक ही आदमी विश्वगुरु नहीं हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी खत्म कर दे, एक ही आदमी कहे तो उठे, एक ही आदमी तो बैठे, ये नहीं चलेगा। सबको सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, एबीसी हो, जनरल हो, कोई भी हो। और ये 80-20 का खेल तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था ना, अब उसी में खुद फंस गई तो हम क्या करें। ठीक है। और फिर अभी आतंकवाद पर डिबेट चल रही थी ना, मैं उसमें थोड़ा एक चीज जोड़ना चाहता हूँ जी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। वर्तमान में हिंदुस्तान में जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश है जी, जिसकी सरकार है तालिबान, उसकी क्रिकेट टीम इंडिया में खेल रही है। भाई, जो आतंकवादियों की जहां सरकार है तो आपने किस आतंकवादी से बात करके और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को इंडिया आपने बुलाया? तो ये इनका जो फर्जीपन और दोगलापन बिल्कुल सामने सामने साबित होता है। जी जी, कि जो देश दुनिया में आतंक फैला रहा है, हिंदुस्तान में आतंकवादी भेज रहा है जी, उसकी क्रिकेट टीम हिंदुस्तान में डांस कर रही है और ये पैसा खर्च कर रहे हैं उन पर, गेस्ट हाउस खोल रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, कौशलकांत मिश्रा जी इसका जवाब देना चाहते हैं। कौशलकांत मिश्रा जी, आपकी इसका जवाब देना चाहते हैं? कौशलकांत जी बोलिए। स्नेहा जी, अगर कांग्रेस की ये पॉलिसी थी तो अभी तक करीब 70% ऑफ द टाइम, जब से देश आजाद हुआ है, कांग्रेस की सरकार रही है, तो पाकिस्तान के साथ तो एक भी मैच नहीं होना चाहिए था। तो पाकिस्तान के साथ ये मैच क्यों खेल रहे थे, क्यों कंटिन्यू कर रहे थे? अरे वर्तमान की बात कीजिए ना, फिर वर्तमान में अफगानिस्तान की टीम हिंदुस्तान में क्या कर रही है? एक आतंकवादी देश की राम पांडे जी, वर्तमान की बात कीजिए, सुन लीजिए। नहीं मैडम, वर्तमान में आतंकवादी देश की टीम क्या कर रही है? राम पांडे जी, पहले सुन लेते हैं फिर जवाब दे दीजिए। पुराने मुर्दे उखाड़ते हैं, वर्तमान का जवाब दीजिए। आतंकवादी हमारे देश में क्या कर रहे हैं? वो 11 आतंकवादी, 20 आतंकवादी हमारे देश में क्या कर रहे हैं? राम पांडे जी, इतना मिर्च क्यों लग रही है आपको? क्योंकि आप आईना दिखा रहे हो, तकलीफ क्यों हो रही है? हजारों लोग हमारे देश में मरवा दिए। राम पांडे जी, गले मिलते हो। राम पांडे जी सुन लीजिए, सुन के जवाब दीजिएगा। कराते हैं, हमारे देश के हिंदुओं को मारते हैं। अरे ये कांग्रेस के वो लोग हैं, दोगले लोग, जो देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले आप तो माला पहनाते हो, की सजा माफ करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, गेस्ट हाउस देते हो, हवाई जहाज हमारे देते हो। देश के प्रधानमंत्री की जिसने हत्या की
वोट बैंक के चक्कर में उसकी माफी के लिए ये हलफनामा देते हैं कोर्ट में। इतने गिरे हुए कांग्रेस के चरण चुम्बन करने के इतने को गिरे हुए। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली, आपको समझ में नहीं आ रहा कि राजीव गांधी की हत्यारिन जो थी राम पांडे जी, उसको बचाने के लिए कांग्रेस ने एफिडेविट दिया, सोनिया गांधी ने एफिडेविट दिया था कि उसको माफ कर दिया जाए। ये ऐसे तो टेररिज्म वाले हैं। और जहां तक टेररिज्म के आंकड़े की बात करते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आई है तब से टेररिज्म नजर नहीं आ रहा है। आपके समय में ही टेररिज्म होता था, घुस घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है, घुस घुस करके मारा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, विश्व में टेररिज्म को ढूंढ ढूंढ के खत्म किया जा रहा है। चाहूंगी हमारे एडिटर इन चीफ सूरज पाठक जी। सूरज पाठक जी, क्या कहेंगे आप इस पर? यहाँ पर देखिए, ये जो सारी चीजें स्नेहा, ठीक है कि उस समय भारत में कब किसकी सरकार रही, उस सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ, वर्तमान में किसकी सरकार है और कौन सा प्रधानमंत्री किस देश में जा रहा है जी। राम पांडे जी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन जाते हैं, वहां का सर्वोच्च सम्मान लेकर के आ जाते हैं। पाकिस्तान जाते हैं, वहां से ये चीजें होती हैं। और मैच पहले यदि था तो पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए था, भारत का वर्तमान में अफगान का मैच नहीं होना चाहिए। ये जो सारे सिनेरियो हैं, क्योंकि हमारी जहां बात शुरू हुई थी, मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि हम मैंने अक्सर देखा है कि जब भी किसी राजनीतिक दल के प्रवक्तागण होते हैं, मीडिया पैनलिस्ट वगैरह होते हैं, तो वो विषयांतर हो जाते हैं, क्योंकि बात शुरू होती है गरीबी की रेखा पर और जाके खत्म होती है रेखा की गरीबी पर। दरअसल हम बात जिस आतंकवाद की कर रहे हैं वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा है, पूरे विश्व के लिए ऐसा नासूर है जिसका इलाज करना जरूरी है। आज भारत इजराइल के साथ है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, मैंने जिसका उल्लेख किया 1977 का वो वीडियो जिसमें मुरारजी का भी उल्लेख किया था, उस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप ये बताइए अभी भारत में तालिबानी क्रिकेट टीम क्या कर रही है? हाँ, नहीं, ये मैंने मेरा जो मुझे आप ये बताइए, नहीं, तालिबानी क्रिकेट टीम इंडिया में क्या कर रही है? राम पांडे जी, मैंने वही कहा कि ये जो आतंकवाद है, ये आतंकवाद केवल भारत के लिए नहीं, भारत के नागरिकों के लिए, पूरे विश्व के लिए। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तालिबानी क्रिकेट टीम को इंडिया क्यों बुलाया है? जय शाह ने तालिबानी आतंकवादी क्रिकेट टीम को इंडिया क्यों बुलाया है? ठीक है, क्या आप जय शाह से डरते हैं? हाँ, यदि नहीं डरते हैं तो जवाब दीजिए, ये डरते हैं तो मत दीजिए। ठीक है, मैं आपकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि ये बात अगर होना चाहिए तो इसके लिए एक अलग फोरम होना चाहिए और इस फोरम पे हम बात करेंगे। लेकिन आज जब हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका सवाल जायज है। नहीं सर, आप जवाब दीजिए। राम पांडे जी, सब्जेक्ट से हम भटक चुके हैं। यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। बीजेपी डराने का काम करती है। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल पत्रकारों के साथ है, हम मीडिया के साथ है। हमारी सरकार आएगी, हम मीडिया का डर खत्म करेंगे। देश को बांटने का काम आप करते मीडिया हैं। कर रही है, टेररिज्म ये आपके डर बिल्कुल जमाने में खत्म होता कर है। देंगे। जगह हमारा पत्रकार भाई नहीं करेगा। चलिए, यहाँ पर मुद्दा भटक चुका है। देखिए राम पांडे जी, आपने कहा कि मीडिया को डराने का काम किया जा रहा है और आप मीडिया को डराने का काम खत्म करेंगे। 1975 आज देश भूला नहीं है। मैं किसी के पक्ष में जाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इजराइल और नहीं पांडे जी, आपने जिक्र छेड़ा है। पांडे जी, आपने जिक्र छेड़ा है। मैं किसी के पक्ष में की बात नहीं करता हूँ, मैं तटस्थता की बात करता हूँ। मैं तटस्थता की बात करता हूँ। आपने बात छेड़ी, जब मैं कह रहा हूँ, अगर स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि यह आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। आप भी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है ये, और पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। आज भारत यदि इस बात का कदम उठा रहा है तो भारत को कदम उठाना होगा आतंकवाद को खत्म करने के लिए। राम पांडे जी, यहाँ पर हम मुद्दे से पूरा भटक चुके हैं। तो आपने इस बात बताइए राम पांडे जी, यदि आपको आपत्ति है कि अफगानिस्तान भारत में है, आपको आपत्ति है, खिलाड़ी भारत में नहीं, आपको आपत्ति है, ठीक है। कौशल जी भी यहाँ सामने है। राम पांडे जी, कौशल जी भी यहाँ सामने है, ठीक है। तालिबान शासन है। नहीं, कौशल जी जैसा से डर रहे हैं, जैसा से डर रहे हैं, भटक चुके हैं हम, इस पे अलग नहीं पांडे जी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ठीक है, अफगानिस्तान की टीम भारत में नहीं आना चाहिए, मैं आपके समर्थन में हूँ। लेकिन कांग्रेस ने या आपने जब बकवास करेंगे 75 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, वर्तमान बात कीजिए। वर्तमान की, ठीक है, वर्तमान की बात कर रहा हूँ ना मैं। आप बताइएगा कि जब अफगानिस्तान की टीम भारत आ रही थी एयरपोर्ट पर वोट करने, आप गए थे क्या? वर्तमान बात कीजिए। वर्तमान में आज अफगानिस्तान की टीम अगर भारत आ रही थी, वर्तमान में नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन जा रहे हैं। पांडे जी, राम पांडे जी सुनना पड़ेगा पहले। राम पांडे जी, अफगानिस्तान जा रहे हैं। राम पांडे जी सुनना पड़ेगा, तब थोड़ा सा सुनिए। आप क्या अगर कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि आतंकवाद का विरोध करना है, राम पांडे जी सुन लीजिएगा, सुनना सीखिएगा, चैलेंज करता हूँ, सुनना सीखिएगा। नरेंद्र मोदी जी के विरोध में बोल के बता देंगे। मैं कौन? चैलेंज करता हूँ इनको। किसकी बात कर रहे हैं आप?
नरेंद्र मोदी जी के विरोध में एक लाइन बोलकर दिखा दीजिए आप। किसकी बात कर रहे मैं हैं? आपको चैलेंज करता हूँ। कौशल जी की बात नहीं कर बोल रहे हैं सकते। कि मीडिया की बात कर रहे नहीं हैं? बोल सकते नरेंद्र मोदी जी की। अरे नरेंद्र मोदी जी के विरोध में मैं यहाँ पर एक मिनट राम पांडे जी सुनिएगा, राम पांडे जी सुनिएगा, सच सुनने की ताकत रखिएगा आप। अगर बोलना जानते हैं सुनना भी सीखिएगा आप सबसे बड़ी बात है कि आप सुनना नहीं जानते हैं, सुनना नहीं सीखना चाहते आप लोग। आप बात कर रही है कि अफगानिस्तान की टीम भारत में क्या कर रही है। जब अफगानिस्तान की टीम भारत में आई तो आप विरोध करने गए थे, एयरपोर्ट में विरोध किया था आपने? नहीं किया। आज यहाँ बैठ बकवास कर रहे हो आप। ठीक है सुरेश पाठक जी, अरे नरेंद्र मोदी मैं यहाँ क्या? पर मैं तो सच की बात कर रहा हूँ। भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, पांडे जी। अफगानिस्तान चलिए ठीक है, यहाँ पर हम इजराइल हमास के बीच भी युद्ध की बात कर रहे थे और यहाँ पर आज हमारा मंथन कार्यक्रम जो है। राम पांडे जी, समय की सीमा है, हम इस पर आगे डिबेट करना चाहेंगे, चर्चा करेंगे, इस पर आपको फिर से बुलाएंगे। आपने क्रिकेट की यहाँ पर जिक्र किया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा इसको लेकर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। इजराइल हमास के बीच युद्ध अभी भी जारी है। यहाँ पर भारत भी दो गुटों में बंट चुका है। फिलिस्तीन और यहाँ पर इजराइल, ये भी भारत भी दो गुटों में बंट गई और यहाँ पर भी एक तरीके से राजनीति हो रही है। हम वोट की राजनीति का या किसी की भी राजनीति का, लेकिन यहाँ पर राजनीति हो रही है। और यहाँ पर अगर जो आतंकवाद का अगर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है तो साफ तौर पर भी गलत है, बहुत गलत है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर होता क्या है। इजराइल हमास के बीच जो युद्ध है कब तक जारी रहता है, कितने लोग इसमें लोगों की मौत हो रही है, कितने लोगों की जान जा रही है। लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग राजनीति अपने लेवल पर लोग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर ये युद्ध कब तक चलता है और युद्ध कहां से खत्म होता है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।